क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए। साथियों, अभी आपको इस एडू क्लासेस यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन हाँ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बिना समय गवाए हम जो है सभी प्रश्नों को जो है क्रम से पढ़ते हैं और समझते हैं। आप लोग जो है इनसे नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। जो विद्यार्थी बिल्कुल नए हैं, यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2004 का प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र है ये, जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं। अभी इस समय जो प्रश्न पत्र का पैटर्न है उसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन पहले जो है 2 प्रश्न पत्र होते थे, एक में 50 प्रश्न, दूसरे में 75 प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा और उसका विकास से। फर्स्ट यूनिट है हिंदी भाषा और विकास। सभी यूनिट के अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? 4 ऑप्शन है, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। जो विद्यार्थी बिल्कुल नए हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। बस आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, और जो चीज़ें आपको ना समझ में आए उनको नोट डाउन करिएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में उसको क्लियर करेंगे। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली जो है मागधी अपभ्रंश से निकली है। मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये बोलियां जो है मागधी अपभ्रंश से है, ठीक है। मैथिली, मगही, भोजपुरी। सौरसेनी अपभ्रंश से आपकी पश्चिमी हिंदी जो है, पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रजभाषा, ये आपकी सौरसेनी से निकली है। अर्धमागधी से आपकी पूर्वी हिंदी निकली है। पूर्वी हिंदी से निकली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। महाराष्ट्र से मराठी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। हिंदी भाषा तथा उसकी बोलियों का विकास। अपभ्रंश जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकली। उपभाषा कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? खड़ी बोली, जिसको कौरवी नाम से भी जानते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। किसी ना किसी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपका आता है, ये जो सौरसेनी है इसी से राजस्थानी आती है। राजस्थानी में आपकी पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा। सौरसेनी में ही पहाड़ी आती है और गुजराती आती है। पहाड़ी में आपके ये जो उत्तराखंड साइड में ये जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, ये कुमाऊनी और गढ़वाली आपको उत्तराखंड साइड में देखने को मिलेंगी। नेपाली जो है पहाड़ी में ही आती है, और गुजराती। फिर आपकी आती है अर्धमागधी, जो है अपभ्रंश आता है अर्धमागधी, जिसमें पूर्वी हिंदी में ही आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर आपका आता है मागधी में आती है बिहारी उपभाषा, और बिहारी उपभाषा की जो बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। फिर आपकी आती है यहाँ पे बंगला, उड़िया, असमिया, ठीक है। और ये जो है पैसाची में लहंदा और पंजाबी, इनको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, फिर आपका ब्राचड़ से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप देखेंगे कि संविधान के
किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ए ऑप्शन है 347, 348, 343, 345। सभी ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 348 में जो न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है उससे संबंधित चर्चा की गई है। 47 देखिएगा, 45 देखिएगा। यहाँ पे जो संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, तो वो है 343। 14 सितंबर 1949, कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17, कौन से भाग में? भारतीय संविधान का जो भाग 17 है वो भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 से 351। 351 जो है विकास, हिंदी भाषा के विकास की चर्चा करता है। राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई, जो निम्न है, जिसमें असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इसमें ये भाषाएं हैं। आपको यहाँ पे ना ही अंग्रेजी देखने को मिल रही है और ना ही ब्रज, है ना। और यही आप कंफ्यूज करने के लिए अंग्रेजी, ब्रज भाषा, भोजपुरी ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है, तो नहीं है इसमें। अगला प्रश्न हमारा है टीजीटी पीजीटी के लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? सी राजगोपालाचारी, बी महात्मा गांधी, सी मोटूरी सत्यनारायण, डी विनोबा भावे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना बी ऑप्शन महात्मा गांधी जी ने की है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का समय जो है 1927 है। मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी, मद्रास में किया गया था। इस संस्था की स्थापना दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन था, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? अभी हम पढ़ चुके हैं, तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। पश्चिमी हिंदी से ब्रज निकली है, खड़ी बोली भी है, बुंदेली भी है, लेकिन बघेली ये कहाँ से आती है? डी ऑप्शन। तो पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है बघेली, और बघेली आती है, किस में आती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी हमने पढ़ा है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये किस में आती है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और ये अभी हम पढ़ ही चुके हैं, तो इस डिटेल्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये पूरा हम पढ़ ही चुके हैं इसको। अब हम अगला प्रश्न हम देखेंगे, भाषा से ही संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो देखिए, पूर्वी हिंदी की नहीं है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी। मालवी राजस्थानी से निकली है, ठीक है, तो मालवी राजस्थानी से निकली है, डी ऑप्शन। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब पहले जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है, आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। फिर से डिटेल दिया गया है, तो इस डिटेल को बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, नए हैं बिल्कुल तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको पढ़ के पूरा जो है वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि आप एक बार में ही उसको पढ़ सकते हैं और उसको बार बार सुन सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ होता है? ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन ब्रज क्षेत्र, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन बंगाल। ब्रजबुली, तो ब्रजबुली बंगाल से संबंधित है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ब्रजबुली बंगाल की एक उपबोली है। बिहार की उपभाषा बिहारी हिंदी है। इसके अंतर्गत उपबोली भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होता है। अभी हमने भाषा के प्रश्न पढ़े, अब हिंदी साहित्य का इतिहास से प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है,
कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? पहले तो आप लोग बताएंगे कीर्तिलता किसकी रचना है। कीर्तिलता आदिकाल में किस रचनाकार की रचना है, किस भाषा की रचना है? अवहट्ट, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रज। कीर्तिलता जो है अपभ्रंश की रचना है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। विद्यापति जी 1350 से 450 इनका समय रहा है। 1350 से 1450, 1350 से 1450 इनका समय रहा है। इनकी संस्कृत रचनाएं अवहट्ट, अपभ्रंश, मैथिली। तो पहले तो आप देख लीजिए, ये संस्कृत की रचनाएं हैं, पूछी जा सकती हैं किसी भी परीक्षा में, है ना। संस्कृत में इन्होंने लिखी है। देखिए विद्यापति जी जो हैं संस्कृत, अवहट्ट, अपभ्रंश, मैथिली, इसमें इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली और गया पत्तलक वर्णकृत्य, ये इनकी संस्कृत में। अवहट्ट अपभ्रंश में है कीर्तिलता, कीर्तिपताका, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्तिपताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया। कीर्ति सिंह और शिव सिंह का वर्णन किया गया है। मैथिली में पदावली, गौरक्ष विजय, और गौरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग मैथिली में आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आदिकाल में किस कवि ने अपभ्रंश भाषा में रचना की है? आदिकाल में किस कवि ने अपभ्रंश भाषा में रचना की है? अमीर खुसरो, बी ऑप्शन अब्दुल रहमान, सी ऑप्शन कुतुबन, डी ऑप्शन मंजन। तो अवहट्ट में बी ऑप्शन अब्दुल रहमान, संदेश रासक लिखा गया है। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। देखिए, यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर सफलता आपको कैसे मिलेगी? कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस चाहिए, कहीं ना कहीं आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। गाइडेंस के लिए भी आपको किसी ना किसी का मार्गदर्शन लेना ही पड़ेगा। तो आप इन वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। अब्दुल रहमान का संदेश रासक, संदेह रासक नहीं है, संदेश रासक है। पहला धर्मेत्तर रास, नोट डाउन कर लीजिएगा, पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। पूछा जा सकता है पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ संदेश रासक अब्दुल रहमान, जो अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। कहाँ का? विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा वर्णित। यह विरह काव्य है जिसका रचनाकाल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी चीज़ें जो अभी तक पढ़ा है सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्मेत्तर रास है, पहला धर्मेत्तर रास है। कहाँ की राजकुमारी थी? विक्रमपुर की राजकुमारी थी। समय क्या था? 12वीं से 13वीं शताब्दी था। भाषा अवहट्ट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त होता है? ए ऑप्शन शंकराचार्य जी, बी ऑप्शन रामानुजाचार्य जी, सी ऑप्शन रामानंद जी, डी ऑप्शन माधवाचार्य। चारों ऑप्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सभी को पढ़ना है, ठीक है। ये तीनों वैष्णव से संबंधित है, ये शैव से संबंधित है, अद्वैतवाद से संबंधित है। लेकिन उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय जो है रामानंद जी को जाता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद को आकाश धर्मगुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्या कहा है? रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु। किसको आकाश धर्मा गुरु कहा गया है? रामानंद जी को। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला प्रश्न, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा।
ये संत थी सहजोबाई जो संत थी ज्ञानाश्रय शाखा से संबंध रखती थी। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। सहजोबाई ज्ञानाश्रय शाखा की संत कवि हैं और सहजोबाई की प्रमुख रचनाएं हैं गुरु महिमा, प्रेम प्रकाश। दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या थी। सहजोबाई किसकी शिष्या थी? चरणदास की। दोनों चचेरी बहनें थीं। सन 1962 में सहजोबाई की रचनाओं को वेलवेडियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित किया गया है। नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन रूप गोस्वामी, बी ऑप्शन वल्लभाचार्य, सी ऑप्शन विट्ठलनाथ जी, डी ऑप्शन माधवाचार्य जी। तो उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट डाउन कर लीजिएगा। वल्लभाचार्य जी ने पूर्ण मीमांसा लिखी है, उत्तर मीमांसा लिखी है, ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखी है, अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है जो वल्लभाचार्य जी ने। ठीक है, अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया था। अगला प्रश्न चंदायन किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुअन। चंदायन का समय 1379। समय नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि पूछा जाता है परीक्षाओं में, ये भी जरूरी है जानना, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मंजन है, मुल्ला दाऊद है, तो चंदायन मुल्ला दाऊद। ठीक है, चंदायन 1379, मुल्ला दाऊद अवधी भाषा में लिखी गई। मृगावती कुतुवन की 1503 अवधी भाषा में लिखी गई। मधुमालती 1945, 1945 नहीं है 1545 है, नोट डाउन कर लीजिएगा। मंजन पद्मावत 1540 अवधी में लिखी गई है, जायसी की है। अगला प्रश्न हमारा है हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? ए ऑप्शन सरस्वती, बी ऑप्शन आनंद कादम्बिनी, सी ऑप्शन सुदर्शन, डी ऑप्शन हिंदी प्रदीप। 4 ऑप्शन में ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेत प्रयास सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रारंभ होता है। सरस्वती की स्थापना काशी में सन 1900 में चिंतामणि घोष द्वारा शुरू किया गया था। पुनः सरस्वती इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी सन 1902 में। इसके संपादक श्याम सुंदर थे और 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। ध्यान रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से इसके संपादक बने। उससे पहले श्याम सुंदर दास थे और उससे भी पहले चिंतामणि घोष थे। ठीक है, स्थापना चिंतामणि घोष ने ही की। पूछा जाए सरस्वती की स्थापना कहाँ से हुई? काशी से हुई। किसने की? 1900 में चिंतामणि घोष ने। 1902 में संपादक थे श्याम सुंदर और 1903 में संपादक हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी। मासिक पत्रिका थी। चलिए आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आनंद कादम्बनी 1881 में प्रकाशित हुई। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखंड की है। मासिक है मिर्जापुर से निकली है। मासिक मिर्जापुर इस तरीके से याद रख सकते हैं। मासिक मंथली निकलती थी आनंद कादम्बनी। सुदर्शन 1900 में देवकीनंदन एवं माधव जी। तो मासिक काशी से निकलती। हिंदी प्रदीप 1877 बालकृष्ण भट्ट मासिक प्रयाग से निकलती थी। 14 नंबर प्रश्न है कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? कल्पना कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद। हैदराबाद से निकलती थी कल्पना। कल्पना दक्षिण भारत में हिंदी की मुख्य पत्रिका है जिसका प्रकाशन सन 1949 से हैदराबाद से होता था। कल्पना का प्रारंभ आर्येंद्र शर्मा के संपादकत्व में हुआ। यह द्विमासिक पत्रिका है। इसके संस्थापक बद्री प्रसाद विशाल थे। कल्पना के संस्थापक पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? सत्यप्रकाश मिश्र, नंदकिशोर नवल, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया। सत्यप्रकाश मिश्र। माध्यम पत्रिका आइए देखते हैं। माध्यम पत्रिका प्रयाग से निकलती थी।
मासिक, फिर उसके बाद ये त्रैमासिक हो गई 1964। ठीक है, समय भी याद रख। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया 2002 मासिक दिल्ली। उसके बाद एक और पत्रिका है कसौटी, अप्रैल जून 1991 नंद किशोर नवल के द्वारा त्रैमासिक पटना से निकलती थी। अगला प्रश्न है 16 नंबर, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? तो महादेवी वर्मा जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, होमवती देवी हैं, सत्यवती मलिक है। तो महादेवी वर्मा जी। मेरा परिवार पढ़ा होगा आपने, मेरा परिवार। तो ये लेखिका है मेरा परिवार। छायावादी युग की प्रमुख महिला रचनाकार महादेवी वर्मा जी, जिन्होंने मेरा परिवार 1972 में लिखा है। नाम रेखा चित्र लिखा है, जिसमें महादेवी ने अपने पालतू पशु पक्षियों का विस्तृत वर्णन किया है। महादेवी के पालतू पशु पक्षी नीलकंठ, जिसका ये भी पूछा जाता है, प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी में पूछा जा सकता है कि नीलकंठ कौन था? नीलकंठ मोर था, गिल्लू गिलहरी थी, सोना हिरनी थी, दुर्मुख खरगोश था, गौरा गाय थी, नीलू कुत्ता था, निक्को नेवला था, रोजी कुतिया थी, रानी घोड़ी थी आदि का वर्णन किया है। इनके नाम याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, श्रृंगार, नीति, भक्ति। तो वृंद सत्सई जो है नीति पर लिखी गई थी। ठीक है, नीति का अर्थ है कौन? चलिए, वृंद सत्सई रीतिकालीन कवि वृंद द्वारा रचित नीति परक रचना, जिसमें नीति के 700 दोहे हैं। ठीक है, वृंद सत्सई में। प्रश्न नंबर 18 है, चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। तो यहाँ आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी 1889 से 1937 समय रहा है। कब से कब तक? 1889 से 1937। काव्य संग्रह उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, सुकोच्छ्वास 1910, भब्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935। चित्राधार किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। समय भी है, नोट डाउन कर लें। रामनरेश त्रिपाठी 1889 1962 इनका समय रहा है। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी। मिलन है 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929, कविता कौमुदी। रामनरेश त्रिपाठी। मुकुटधर पांडे 1895 से 1984, आंसू, उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम। मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं। फिर आते हैं रामेश्वर शुक्ल, अंचल 1915 से 1996, काव्य संग्रह मधुलिका, अपराजिता, किरण वेला, करील, लाल चूनर, वर्षांत के बादल। लाल चूनर काफी बार पूछा जा चुका है, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली थी? भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली थी? ए 1880 में, बी 1857 में, सी 1873 में, डी 1860 में। देखिए साथी, आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको मिल सकती हैं जिनको आप जो है रिवीजन करें। ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली, सी ऑप्शन 1873। इन्होंने काल चक्र नामक इनकी पुस्तक जो थी उसमें इन्होंने कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873। स्रोत जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न 20 नंबर है, रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? रामकथा पर आधारित। आत्मजयी, अग्निलीक, भूमिजा, रश्मिरथ।
राम कथा पर आधारित अग्निलेख, नोट डाउन कर लीजिएगा। अग्निलेख जो है राम काव्य पर आधारित है, देख सकते हैं आप लोग। अग्निलेख भारत भूषण अग्रवाल का है, राम काव्य पर आधारित। आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण प्रबंध काव्य है। नचिकेता की जो कहानी है, भूमिजा नागार्जुन का है, नागार्जुन की रचना है। रश्मिरथी 1952 रामधारी सिंह दिनकर खंड काव्य है। अब यहाँ से हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं स्टार्ट होता है। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। 21 नंबर प्रश्न है, सेठ वांकेमल किसकी रचना है? ए पांडे बच्चन शर्मा उग्र, यशपाल, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा। सेठ बांकेलाल, सी ऑप्शन अमृतलाल नागर, जिन्होंने महाकाल लिखा है, खंजर नयन लिखा है, बूंद और समुद्र लिखा है। इनका पहला उपन्यास है महाकाल 1947, सेठ बांकेमल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1960, 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषारण्य 1972, मानस का हंस 1972, नाचिया वोध गोपाल 1978, खंजर नयन 1981, विखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985 और अभी और है पीढ़ियाँ है 1990। काफ़ी बार पूछा जा चुका है। उसके बाद आते हैं यशपाल। यशपाल की प्रमुख उपन्यास हैं दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। फिर पांडे बच्चन शर्मा उग्र का है चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट, जी जी जी, फागुन के 4 दिन, जूहू। उसके बाद में आते हैं भगवती चरण वर्मा जी। पतन सबसे पहले लिखा है, फिर चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सच्ची सीधी बात, सबई नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका। अगला प्रश्न 22 नंबर, वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की है? ए ऑप्शन शिवमूर्ति, बी ऑप्शन संजीव, सी ऑप्शन उदय प्रकाश, डी ऑप्शन संजय। तो वारेन हेस्टिंग का सांड, सी ऑप्शन उदय प्रकाश होना चाहिए। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कहानी है उदय प्रकाश जी की। केसर कस्तूरी 1991 शिवमूर्ति की है कहानी। नंगा संजय की है, 2001 में लिखा गया कहानी संग्रह है। प्रेम मुक्ति 1991 संजीव जी का है। 23 नंबर प्रश्न है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? ए ऑप्शन गिरीश कर्नाड, बी ऑप्शन इब्राहिम अलकाजी, सी ऑप्शन सत्यदेव दुबे, डी ऑप्शन कारंत। तो यहाँ पे गिरीश कर्नाड। यक्षगान काफ़ी बार पूछा जा चुका है। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था, जबकि इब्राहिम, यक्षगान जो है कर्नाटक से संबंधित है ना, जबकि इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे व कारंत आदि महत्वपूर्ण नाट्य निर्देशक हैं। 24 नंबर प्रश्न है, मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? यह किस विधा की रचना है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भगवती चरण वर्मा, यशपाल, उदय शंकर भट्ट, अमृतलाल नागर। मेरी तेरी उसकी बात, बी ऑप्शन यशपाल जी का क्या है उपन्यास। ठीक है, ये अभी हम पढ़ ही चुके हैं, फिर से रिपीट हुआ। 25 नंबर प्रश्न है, छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? छायावाद का पतन, ए ऑप्शन शांति प्रिय द्विवेदी, बी ऑप्शन रामविलास शर्मा, सी ऑप्शन विजय देवनारायण शाही, डी ऑप्शन देवराज। छायावाद का पतन आलोचना है, डी ऑप्शन देवराज जी की 1948 में। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लास पसंद आएगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये क्लास जो है कंटिन्यू रहेगी
आप सभी को क्लासेस ये मिलेंगी पूरा कंटिन्यू। ठीक है, तो बस आप डेली देखिए और चीज़ें नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।